आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया, आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। थोड़े संग एफएम, ए रंग एफएम। तुसी सुन रहे हो रंग एफएम। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आशा शर्मा रंग एफएम ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। और सिर्फ चित्रकार ही नहीं, वो साहित्यकार ने, गजल गो ने, एक टीचर ने, एक गुरु ने। और ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੋਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਈਸ਼ਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੰਗ ਐਫਐਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਲौ ਮੈਂ, ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦੀਪ ਮੈਂ ਉਸ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਲौ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਹੈ, जिस कारण नाम आप, जिस कारण आबाद है नाम उसने शहर का। बहुत बुलंदियां नु पाया, चोटियां नु छू लिया, बार बार आना कबूल साहिद शहर दा, बार बार आना कबूल साहिद शहर दा। बहुत खूब, मैं बहुत अच्छा आपने शेर कहा है। तो मैं सबसे पहले जो व्यूअर है जो इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको आदाब कहता हूँ। जैसा भी मुनासिब समझे, सत श्री अकाल, जय हिंद, या जो भी जिस भी तल्लुक रख दे धर्म से या किसी संप्रदाय से, उसके मुताबिक मैं सबका स्वागत करता हूँ कि वो और आपका भी, क्योंकि आपने मुझे इस जोग समझा कि मैं कुछ बात कर सकूं आपसे, तो आपका भी शुरुआत में ही मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने बहुत बड़ी बात कह दी है और मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास पहले ही दिला दिया है कि अब जो बात करनी बड़ी तहम्मुल मिजाज से और बड़े अच्छे ढंग से मैं करूं। तो शुक्रिया सबका। तो आप प्रोग्राम जो शुरू करना चाहते हैं वो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो एक गल ये सोच रही, सब तो पहला जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਰਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ और पेंटिंग भी कर दो। यू आर वन ऑफ दी वर्सेटाइल पेंटर्स। देखिए, हाँ, सारा देखिए, बात यह है कि आप सब इस बात को जानते हो कि हर एक इंसान के बनने में उसके पीछे किसी औरत का हाथ हुआ करता है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी मुझे पेंटिंग का शौक था। तो जो मेरी माताजी थी वो मेरी सहायता करती थी, वो मेरी मदद के लिए हमेशा साथ में खड़ती थी और बोलती थी आप करो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, ये लाती हूँ, वो लाती हूँ। उसके बाद जो मेरी घरवाली है वो भी, बेशक वो आप नहीं करती पेंटिंग, ना वो लिखती हैं,
पर हम्म, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। हम्म, और मेरे जो कुदरत ने जो जो बख्शा है, फन मुझे दिया है, इसके लिए वो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप करते रहिए, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। तो हम्म। मैं घर का जो उनके साथ जो काम काज है वो उनका साथ देता हूँ, वो मेरे साथ देते हैं। बहुत तो इसलिए अच्छे। मेरा काम चलता रहता है। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो जी जी। वो भी आपको सपोर्ट करती हैं। और हाँ। क्या आपके माता जी पेंटिंग खुद करते थे? नहीं नहीं, वो नहीं करते थे। अब तो वो इस संसार को अलविदा कह चुके हैं। वो ओके। नहीं करते थे, पर वो मुझसे प्यार करते थे। मैं घर में सबसे बड़ा था, वो जैसा भी मैं करना चाहता था वो कहते करो, कोई बात नहीं, ऐसी है, तो ऐसे चलता सपोर्ट था। सपोर्ट करते थे, आपको बहुत सपोर्ट सपोर्ट करते थे। करते थे बहुत ज्यादा। सर, पेंटिंग करते हुए क्या आप कैसे इमेजिन करते हैं कि क्या चीज मुझे बनाना है और कैसे उसको स्केचिंग करना है, ऑयल पेंट किसको देना है, हाउ डू यू मैनेज? क्या इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग होती है या आप इमेजिनरी वे से करते हो उसको? देखिए, जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, जैसे हम कहें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं, उनके मुताबिक जो भी नेचर में जो कुदरत में हमें नजर आता है, हम्म, इसको सीनरी बोलते हैं। कि सीनरी, जो भी सीनरी नजर आती है, फिर उसको फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स कुछ असूल होते हैं कि जैसे बैलेंस हुआ, एम्फसिस हुआ, कि उनको अरेंज कैसे करना है। हम्म, उन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को फंडामेंटल ऑफ आर्ट के साथ मैनेज करके एक यूनिफाइंग रिजल्ट पैदा करते हैं। और उसके साथ मौसम के लिहाज से रंग चुनते हैं, जैसे शाम का, सुबह का। देखो, शाम और सुबह एक से होते हैं, हम्म, मगर शाम जो थोड़ी वार्म होती है, सुबह थोड़ी कूल होती है, इसलिए उसके मुताबिक रंग सेलेक्ट करते हैं। और फिर जो हमें अच्छा लगता है ना, कि अब हम्म, जो फंडामेंटल ऑफ आर्ट के मुताबिक ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर्ट को बरत लिया, और हम्म। फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स लागू करके फिर उन पे कलर स्कीम लगाकर उसको फिर हम पेंट करते हैं। ये सारा टोटल इमेजिनरी नहीं होता, कभी कभी करते हैं। जैसे हम सोचते हैं दीवार पे कुछ बिखरा पड़ा है, या हम्म, दीवार पे कुछ धब्बे पड़े हैं, वो भी हमें इंस्पायर करते हैं। कि ये धब्बे जो हैं ये ऐसे नजर आते हैं। जैसे मैं शिव की एक तस्वीर बनाई थी, वो एक दीवार पर धब्बे देखकर भी शिव की मैं तस्वीर बनाई थी। तो ओके। जैसे जहाँ मिलता रहता है मटेरियल, तो साथ में इमेजिनरी भी चलता है। इमेजिन तभी करते हैं मैं जब सर हम ये रियल चाह को रही थी, देखते हैं। आपकी कुछ पेंटिंग्स अगर हमारे पास होती तो हम अपने इस प्रोग्राम में सारी पेंटिंग्स दर्शकों को भी दिखाते, उनको भी पता चलता कि आप कितनी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। आ, फिलहाल मुझे पता नहीं है कि जहां आपको नजर आ जाएगी कि नहीं। कि अभी आज मैं लद्दाख का एक सीन पेंट कर रहा था, हम्म। तो वो पड़ा है। मुझे पता नहीं जहां से आपको नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा, ये तो मैं कह नहीं सकता। कोई बात नहीं, हम कैमरे के आगे थोड़ी आप अभी मंगवा लो, इतने हम बातचीत करते हैं, कैमरे के आगे देख लेंगे जी। ताकि बाकियों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। हम बातें हाँ करके सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसमें कलर्स मौसम के मुताबिक, टाइम के मुताबिक, या यूज करते हो भरते हो, इसमें आपकी इमेजिनरी जो भाग दौड़ है दिमाग की, वो बहुत परफेक्ट पता चलती है, जिसमें आप कलर्स जी जी। करके जिंदगी का रंग देते हो। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। सर, क्या आप स्केचिंग हाँ भी साथ करते हो? पेंटिंग के साथ साथ आप स्केचिंग भी करते हो? हाँ, देखिए, जितने भी मास्टर लोग हैं, जो चाहे वो यूरोप के हैं या इंडिया के हैं, हम्म, जब भी वो आर्ट की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ड्राइंग इज द मदर ऑफ आर्ट। हम्म, तो जो स्केच है, तो ये बहुत जरूरी है। तो जो मेरे उस्ताद थे पंडित तीर्थराम शर्मा जी, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए पंजाब के। हम्म, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, तुम आर्ट का काम शुरू करना है तो एक ऐसी कुछ लाओ, एक ऐसा को किसी दरख्त की कोई टहनी या शाखा लेकर आओ, हम्म, जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो, छोटी सी। उसको एक कप में रख लो,
रेत डालकर ना, कप में रेत डालकर उसमें गाड़ लो। हम्म। तो फिर क्या करना, उसको डिफरेंट एंगल से स्केच करो, ओके। और कम से कम 50 स्केच बनाओ। तो मैंने सोचा जी कि आप मुझे बता दिया, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। पर मुझे हम्म। बाद में पता चला कि जो ड्राइंग है, दिस इज मदर, जो उन्होंने कहा ठीक है कि इट इज मदर ऑफ आर्ट। तो हम्म। जब कि देखो ना, फॉर्म बनानी है, अगर मैं सपोज कि मैं एक एक तस्वीर बना रहा हूँ, उसमें मैंने फ्रॉग बनाना है, तो मैं उसकी जगह बंदर का मुंह लगा दूं, फॉर्म ठीक नहीं बनेगी। ये तो लाजमी स्केचिंग से आएगी ना। हम्म। तो स्केचिंग बहुत जरूरी है। जो भी आर्ट का काम सीखना चाहते हैं, मैं तो ये भी उनको भी कहूंगा कि फर्स्ट ड्राइंग करें आप, स्केच करें, पेंसिल स्केच करें, और भी नहीं, पेन पेन स्केच भी नहीं, पेंसिल स्केच हम्म। ये जरूरी है। तो पेंसिल स्केच के लिए क्या आप ये मानते हैं कि हमें ये जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का आना बहुत जरूरी है, उसका मेजरमेंट्स, उसके एंगल्स? ज्योमेट्रिकल, हाँ देखिए, हाँ देखिए, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो है ना, वैसे तो देखिए, ये अपने आप में जो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, एक अलग थोड़ा विषय हो जाता है। स्केच में थोड़ी सी ऐसे है ना कि हम फॉर्म को पकड़ते हैं कि फॉर्म कैसी है। तो ज्योमेट्री भी, अगर हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग करते हैं तो ये और भी अच्छा है, जो सपोर्ट करेगी, ये अच्छा है। गुड। सर, इसके साथ साथ मैं ये जानना जरूर चाहूंगी, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि आपने पेंटिंग में मुकाम भी कई हासिल किए होंगे। आप इतने अच्छे हाँ देखिए, मैं दोनों ही जो फन है, कला का, यानी कि पेंटिंग और जो लिखने का, दोनों दोनों की बात कर रहा हूँ। हम्म। अ, जे खुदा कह लो या कुदरत कह लो, जो जिस भी नाम से उसे पुकारो, उसकी इनायत मुझ पे रही है। मुझे बहुत से इनाम, जैसे पंजाब फेस्टिवल हुआ था एक 2013 में, उसमें पंजाब स्टेट अवार्ड मुझे मिला। ऐसे बहुत सारे सम्मान मिले हैं। तो इसी इसी तरह साहित्य में भी मिले हैं। तो ये तो कुदरत का, मैं समझता हूँ कि मुझे भी उसने रचा है, मैं उसकी क्रिएशन हूँ। आगे मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भी उसकी बड़ाई है। तो जो उसकी अनायत है, उसकी कृपा है। बहुत अच्छी सोच, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। कुदरत ने हमें बनाया और हम उसकी कुदरत को अपनी जो है पेंटिंग्स में क्रिएट करके देते हाँ, हैं। ये रेसिप्रोकल है, और हम या, कुदरत का धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। शुक्रिया शुक्रिया। सर, क्या समाज के लिए ये जो है आर्ट कुछ समाज को ये डायरेक्शन देता है? आपका क्या विचार है इसमें? बहुत बहुत ज्यादा। मैं ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा मैं हट के थोड़ी सी बात कर रहा हूँ हम्म। कि मैंने जो, जैसे अब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, फिर अपने इम्प्रेशनिज्म है, कुछ इनके बारे में, जैसे वक्त मैंने ऐसी पेंटिंग की, तो लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या बनाते हो ये। मैं ये सोचता हूँ कि आम आदमी जो है, कॉमन लेमैन है, हम्म। वो भी इस आर्ट को समझे, इसलिए मैं ज्यादा रियलिस्टिक करता हूँ। तो हम्म। वो लोग बहुत पसंद करते हैं। और रही बात मैसेज की और उनको ये समझाने की, ये तो बात, एक बात ये है कि ये हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। अब मैं 1992 में, यानी कि 1992 में एक पेंटिंग बनाई थी, कट्स, थोड़े से पहाड़ थे, वो कट गए, हम्म। तो पानी के साथ वो, उनका थोड़ा गिर गए वो। तो मैंने, अब वो पहाड़ नहीं रहे, तो एक हिस्ट्री बन गई। वो पेंटिंग अभी मेरे पास मौजूद हिस्ट्री है लोगों के लिए। जब मैं कहूंगा कि 1992 में ये जगह ऐसी थी, तो वो कहेंगे लाइक लाइक दिस, ऐसी सी। तो मैसेज हम देते हैं बहुत जरूरी। जैसे मेरी पेंटिंग जो मैं फेसबुक पे डालता हूँ,
तो मैं लिखता हूँ, साथ में शेर भी लिखता हूँ। जैसे मैंने पीछे धुंध का मौसम था, उसमें मैं देखा कि एक रेड़ी वाला है, वो थोड़ा सामान लेकर धुंध में भी वो जा रहे हैं, तो मैंने उनके बारे में देखा कि भाई, जे इतने जे कीर्ति लोग हैं, इनके लिए धुंध या और कोई मौसम बाधा नहीं बन सकता। बिल्कुल तो बड़ा बिल्कुल। लाइक किया उन्होंने भी, बहुत अच्छे किए। जो मैसेज भी देते हैं, मैसेज होता है, और पेंटिंग वैसे ही करने का वो अर्थ नहीं रह जाता। मैं सोचता हूँ कि जब तक पेंटिंग मैसेज नहीं दे रही, तो खाली सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बनानी है हमने, बिल्कुल मैसेज भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और मैं ये भी महसूस करती हूँ सर, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत होती है। अगर ये सेंसिटिविटी समाज में हाँ भी आ जी। जाए, तो मैं ये समझती हूँ कि समाज अगर सेंसिटिविटी को समझे और जी उसकी जी। सबकी वेदनाओं को समझे, सबकी भावनाओं को समझे, तो हम एक बहुत अच्छा समाज क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम ब्लेस्ड समाज भी कह सकते हैं। और झगड़ों की तो वहां गुंजाइश ही नहीं रहती मेरा ख्याल से कोई। आप बिल्कुल, आपने इतनी बड़ी बात कह दी ना, सच पूछो तो मेरा मन भरा है इस बात पे, जी कि शुक्रिया। हम लोग इतने जहान हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि दूसरे का दुख क्यों नहीं महसूस करते हम लोग। हम्म इतने गौर पीर, इतने महात्मा हिंदुस्तान में आए, और उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई, हम इंसान सब एक से हैं। देखिए, एक देखो, आदमी होता है ना, आदमी आदमी तो दम लेता है, हम्म जैसे दम से आदमी बना, आदमी। हम्म और इंसान, उन्नस का मतलब होता है मोहब्बत, हम्म प्यार। जिसके अंदर उन्नस पैदा हो गई, वो इंसान है। तो हम एक सबको इंसान कह रहे हैं, पर लोग ये समझते नहीं। मैं सच जानक हूँ को, सचमुच ही लोग सेंसिटिव नहीं है। थोड़े अगर सेंसिटिव हो जाए, तो जैसे मैं महसूस करता हूँ, और जे मेरे गांव के दूसरे शोर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई बंदा दुखी हो, तो हम्म महसूस होता है कि भाई, ये दर्द होता है मन में पे, ये बंदा दुखी जा रहा है, इसकी हेल्प होनी चाहिए। हम्म। तो ये जो चीज है ना, आपने बहुत ज्यादा बड़ी बात की है कि सेंसिटिविटी सचमुच ही नहीं है। लोगों में बहुत कम लोग हैं जिनमें सेंसिटिविटी है, और उनकी कमी के कारण जो पूरा जो समाज है साडा, वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कम है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। आज की समाज में मैं ये देखती हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड लोग ज्यादा हैं। वो कहते हैं ना, जा। दुनिया की भीड़ में कुछ सपने ढूंढ रहे हैं, आजकल हम जी जी। अपनों में भी कुछ अपने ढूंढ रहे हैं। सो आजकल बिल्कुल सही ये है। भी महसूस करना बड़ा मुश्किल है, अपने भी जो है कि वो आपके अपने हैं। और मैं ये मानती जी हूँ जी। कि साहित्य और आर्ट, ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर हम ये जनरेशन में पैदा करते हैं, तो कम से कम हमारा नहीं तो आने वाला समाज थोड़ा सेंसिटिव होगा और एक दूसरे को वो समझेगा। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान बड़ा शांत हिंदुस्तान हो जाएगा, जहां ना झगड़ा ना लड़ाई, हर आदमी अपने आप में बड़ा खुश, सेटिस्फाइड और कल्चर आर्ट से जुड़ा होगा। ऐसा कि जन्नत की जरूरत नहीं महसूस होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हाँ। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। वो एक बड़ा अच्छा शेर था कि सोए तो हैं आदमी पर आदमी कहाँ। आदमी आजकल हाँ, ढूंढने से भी, चिराग लेके ढूंढो आदमी नहीं नजर आता कोई, क्योंकि हर आदमी नहीं इंसान के नजर। अंदर सोच बदल बदल चुकी है। और इसलिए ये बिल्कुल। आर्ट का पैदा होना और कल्चर का पैदा होना, साहित्य का पैदा होना, आप क्या मानते हैं सर, क्या साहित्य समाज को बदलने में सहायक सहायक होता है? बिल्कुल, आपने देखिए, जब हम हिस्ट्री देखते हैं ना, हम्म जो हिस्ट्री देखते हैं, जैसे रूसो फ्रांस में हुए, हम्म और मैक्सिमम गोर की सोवियत यूनियन में हुए, तो हम्म उन्होंने जो साहित्य रचा है, तो उन्होंने इनकलाब पैदा कर दिए। हम्म। ये साहित्य की बदौलत हुआ है। जो बिल्कुल। साहित्य है, जो लेखक है, जो कवि है, वो तो ऐसा है कि जैसे किसी के अंदर को स्पिरिट को जगाना हो ना, हम्म तो ये साहित्य बहुत बड़ा जरिया है। ये सही है, बात है कि अब देखिए, आंदोलन किसान आंदोलन चला,
उसमें मेरे पास लोग आए, कहने कुछ ऐसी पेंटिंग कीजिए जो किसानों के बारे में हो। तो मैंने किया, तो उन्होंने मोमेंटो बना बना कर दिए उस पेंटिंग के। 2 पेंटिंग की थी मैंने। ओके। तो ऐसा है कि जो साहत है ना, ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पेंटिंग को लोग कम समझते हैं, ये थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन साहत तो लेकर किसी गीत के रूप में या गजल के रूप में या किसी और भी या कहानी के रूप में, तो इससे समाज को बदलना बहुत सहज है। मगर दम होना चाहिए कहानी में, बात ये है। और बिल्कुल गजल में भी होना चाहिए, शेरों में दम होना चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। जरूर बदला जा सकता है। इस समय हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, थोड़ा मैं मुआफी चाहूंगा। आपने जो सारे साहित्यिक मेरे वीर हैं, जब बच्चे हैं या मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े भी होंगे, तो मैं उनसे मुआफी चाहूंगा कि हमारा जो किरदार है वो थोड़ा पैसे की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल हम मनी में, मैं कभी नहीं ऐसा किया। मैं कभी को किताब, जो भी जितनी भी किताबें छपी है, मैंने कभी किसी को बेचने के लिए अभी तक तो नहीं कहा। आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जैसा भी है, मैं सोचता हूँ कि मतलब कि देखिए, जे कुदरती तौर नेचुरल गिफ्ट है, हमें मिला है, तो इसके पैसे बटोरने का साधन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं गुजारा होता तो माइक सहायता वैसे मिल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर बिल्कुल पैसे के पीछे भागना, या वैसे मैं आपको सच कहूं तो मैं ये भी महसूस नहीं करता। ये वैसे फर्ज मानता है सोसाइटी का कि कोई इंसान एक्स्ट्रा काम कर रहा है, आम लोगों से हटके काम कर रहा है, और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उसको भी देखा जाए भाई कि ये काम कर रहे हैं, तो उसको देखिए। मगर ये नहीं कि वो खुद जा करके कहे मेरे लिए यह करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। ये तो मेरी धारणा है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं बिल्कुल होना सही। चाहिए। वैसे बिल्कुल तो सही। मुंशी प्रेमचंद के समय में जब राजेंद्र सिंह बेदी थे, वो तहरीक एक चली थी, जिसमें कहा था कि कला कला के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि पैसे भी होने चाहिए। मैं सोचता हूँ कि कला कला के लिए नहीं होनी चाहिए, गुजारा चलना चाहिए। ये बात सही है, जो गुजारा चलता है तो ऐसे फ्री बांटो, अगर नहीं चलता तो फिर बोलो, कोई बात नहीं। मैं ये मानती हूँ सर, बहुत से लोग ऐसे हैं लिखते बहुत अच्छा है, और मैंने ये महसूस किया जो लोग धरती से जुड़े हुए हैं, जो लोग जा इंसानियत से जुड़े हुए हैं, वो लिखेंगे बहुत अच्छा, कलम उनकी बहुत अच्छी चलती है, वो महसूस कर जी सकते जी। हैं खुद को। मगर दिक्कत ये होती है कई बार वो फाइनेंसिस नहीं अफोर्ड कर पाते किताब को छपवाना ये बांटना। बात ठीक। तो ऐसी हम्म। ऐसी हालात में हमारी एसोसिएशंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे वो डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनको मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि उस अच्छे साहित्य को, अच्छी लेखनी को समाज के साथ जोड़ सकें और उनके विचारधारा में वो साहित्य उतर सके। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुझे थोड़ा सा एक दफा पंजाबी बिशप कॉन्फ्रेंस हुई थी चंडीगढ़ में, वहां मुझे पता चला था कि सरकार का कुछ बजट, शायद 0.2% टोटल बजट का, हम्म वो साहित्य और कला के लिए रखा जाता है। पर आज हम्म तक हमें नहीं पता भी कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, मुझे तो समझ नहीं आई। तो ऐसे ऐसे हालात में वो सरकार, ये सरकार का ही काम बनता है कि वो जितने भी फनकार हैं उनकी सहायता करे। मैंने जब रशियन हिस्ट्री पढ़ी सोवियत यूनियन की, तो मैंने देखा कि वहाँ जैसे रसूल हम जो वो है हुए हैं, उनको हम्म मेंबर बनाया गया सरकारी अदारे का, और वो वजीफे देते थे, उनकी सहायता करते थे। हम्म, तो मतलब ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, अगर कोई बिल्कुल अच्छा लिखता है, बढ़िया लिखता है, तो उसकी जरूर मदद होनी चाहिए। उसको बिल्कुल। कुछ वजीफा वगैरह लगे, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे और वो जो अपने घर का शुरुआत में भी खर्चा लिखते ठीक हैं ढंग सर, से चला सके। जो जी शुरुआत में शुरू भी करते हैं, उनको मोटिवेट करने के कोई अप्रिसिएशन होना चाहिए। कुछ को कि ऐसा होना बिल्कुल चाहिए कि वो अपने कलम छोड़े ना, अपने हालात से तंग छोड़े। आके कलम ना छोड़े। बिल्कुल सही बात है आपकी। जी जी जी। सर, हाँ। मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका सबसे फेवरेट पेंटर कौन है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं?
जिसको सबसे ज्यादा पसंद? देखिए, ऐसा है कि मैं सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वो था इंग्लैंड का एक पेंटर था, वो टर्नर। ओके। टर्नर बहुत अच्छा वाटर कलरिस्ट था। हाँ। उनकी जो पेंटिंग थी उनमें लाइट का इफेक्ट इतना अच्छा था, बाकमाल, कि मैं देखता था तो ऐसा लगता था कि ये सूरज चढ़ा हुआ है, ये लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे लाइट। तो वो जो मेरे उस्ताद थे वो अ, देखे जो पहले ये जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना हाँ जी, हाँ बम्बई जी। की, हम्म। ये लाहौर में थी। हम्म। लाहौर में पंचोली आर्ट नाम की एक संस्था थी। तो उनके आर्टिस्ट थे अल्लाह बख्शी, हम्म। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उनके शागिर्द पंडित तीर्थराम शर्मा हुए और उनसे मैंने आगे काम किया। वाह, तो आपने सीखा बहुत चोटी के लोगों से, हाँ? ये तो बहुत बड़ी बात जी, है। आपने तो हाँ। बड़ी चोटी के तो लोगों से सीखा, बड़े टॉप टॉप पेंटर से, आर्टिस्ट से सीखा आपने। हाँ, तो बहुत टॉप क्लास थे वो पंडित जी के। तो मैं उनकी तारीफ मैं क्या करूं, जब वो एग्जीबिशन में कहीं अपनी पेंटिंग लगाते थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर उन्होंने तीन पेंटिंग लगा दी तो तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एम एस रंधावा जी थे, जहाँ PLK थे, जो पंजाब ललित कला अकेडमी है ना, उसके हम्म। डायरेक्टर थे MS रंधावा जी। तो वो प्यार से उनको पंडित जी बुलाया करते थे, कहते पंडित जी आप एक ही पेंटिंग भेजा करें, तो कम से कम दो प्राइज किसी और को मिल जाए, आप तीन मत भेजा करें। तो सही बात। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो मेरे गुरु तो है। मैं उनका काम का मैं फैन हूँ उनका, पंडित तीर्थराम शर्मा जी उनका नाम था। ओके। तो मैं उनका काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वाटर कलर के तो वो कौन मार सकते, एक स्कूल पैदा किया उन्होंने होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। उनका बिल्कुल। अलग कलर यानी मॉब, और जो ये पर्पल कलर है कि यूज करना, ये होशियारपुर का एक ट्रेंड है। और पता चल जाता है कि ये होशियारपुर का रहने वाला उस स्कूल से सीखा हुआ है, ऐसा ही। नाइस। एक सर PDCA है, पेंटिंग ड्राइंग कल्चर ऑफ अमेरिका, एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। जी जी आपने कभी जी। अपनी पेंटिंग वहां भेजी, कभी उनको कांटेक्ट किया? मैं बात फिर वही आ जाती है जैसे आपने कहा था, हाँ जी। फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना, Crisis। जब वो सामने आ जाती है तो मैं सच में बताऊं, मैं तो ऐसे करता हूँ कि पेपर का एक एक जो एक एक तरफ ना पेंटिंग बना ली। अगर हम्म। मेरे पास शॉर्टेज हो तो मैं उसके दूसरी तरफ भी बना लूं, तो दोनों तरफ अच्छी पेंटिंग बन जाती, तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि मैं किसको आगे रहूं किसको पीछे रखूं। समझ ये सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आपने पहले डिस्कस की ना, हाँ मैं जी। उसके बारे में पुरजोर शब्दों में ये बात कहूंगा कि सरकार को ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए। और जो भी फनकार हैं, जैसे चाहे वो राइटर है, चाहे वो पेंटर है, को, हम्म। कोई भी किसी भी कला में वो समक्ष है, किसी भी कला के में वो संबंध रखते हैं किसी भी कला से, तो उनको हेल्प मिलनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मैं इस ये करके फन मैं बहुत तभी अब जिंदा रहेगा, या फन तभी जिंदा रहेगा जब उसकी तभी पहचान तभी। हो और उसको हाँ सपोर्ट किया हाँ। जाए। बिल्कुल सही बात जी आपने, जी। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। सर PDCA जो है वो अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जानती हूँ कुछ एक पेंटर्स को जो पटियाला से पेंटिंग करते करते थे। आज वो जी जी कनाडा के, अमेरिका के बड़े नोन पेंटर्स हैं। बहुत जी अच्छा, जी पेंटिंग की वजह से ही वो लोग यहाँ से PR लेके गए थे, और पेंटिंग जी वजह से जी। लाया गया था। आप कभी इसको सर्च करें PDCA नेट पे, तो आपको काफी इसकी गाइडेंस भी मिलेगी और काफी इससे सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट इनको लिखते भी हो ना, दे विल ट्राई टू जी जी। कॉन्टेक्ट। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। सर थैंक्स थैंक्स। आप बड़े अच्छे गजल गोभी हो, मुझे पता है आपने 3 किताबें गजलों की भी लिखी है। तो हमारे जी जी। श्रोता आपसे गजल भी सुनना चाहेंगे। कोई गजल जो आपकी तो मनपसंद हो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, एक बात मैं कहूँ, वैसे तो ऐसा है, थोड़ा सा अटपटी सी बात है। हम्म। एक औरत जो जब किसी बच्चे को जन्म देती है ना, हम्म। तो वो अच्छा हो
या खूबसूरत हो या थोड़ा उसका चेहरा बहुत अच्छा ना हो, मगर उसको दर्द तो सहना पड़ता है ना। तो जब कोई भी साहित्यकार, कोई भी आर्टिस्ट जब वो अपनी रचना करता है ना, उसको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। बेशक एज इट इज आता है वो उसके दिमाग में, मगर फिर भी उसे पता नहीं होता भी ये अच्छी है या नहीं अच्छी। पर मैं क्योंकि थोड़ा एक संस्था है हमारे जहाँ रोशन कला केंद्र बना हुआ है, गुरदयाल रोशन जी के नाम पे उनके शागिर्द कमलजीत कंवर ने बनाए, वहाँ मोहब्बत की बातें बहुत होती हैं। तो उनका एक ये रखा हुआ है, जैसे बोला है कि मोहब्बत जिंदाबाद। तो मैं एक गजल उनके लिए लिखी थी, वो नई है बिल्कुल। अगर अभी चाहते हो तो मैं अभी सुना देता हूँ। जी जी जरूर, जी जरूर। तो इसका जो मतला है वो है, हकीकत है कोई फसाना नहीं, हकीकत है कोई फसाना नहीं, मोहब्बत नहीं तो जमाना नहीं। एदा शोर करना मुनासिब नहीं, एदा शोर करना मुनासिब नहीं, मोहब्बत कोई कारखाना नहीं। जो हल्की जही चोट ते तिड़ गया, जो हल्की जही चोट ते तिड़ गया, ओ शीशा हो सकता याराना नहीं। बहुत खूब। तो एक मैं एक गजल चल रही है, थोड़े शेर आगे मैं लिखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये तो मोहब्बत के बारे में होगी, और भी गजलें होती, जैसे मैं आपने पहले फरमाया था ना कि समाज को बदलने की बात की जाती है, तो मैं थोड़ा इनकलाबी टाइप, जो लोगों के लोग जो है उनके पक्ष में लिखता हूँ, जो गरीब हैं, जो थोड़े ऐसे हैं, उनके लिए भी लिखता हूँ। सर वो भी कोई सुनाइए, कुछ मिसरे अपनी उन गजलों के भी सुनाइए। आपकी 3 किताबें मैंने आ वो चुकी मार्केट में मेरा ख्याल है, तो आप अपनी किताबों के नाम देना, हम मार्केट से उनको परचेज भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो मेरी किताबें, जो पहली किताब छपी थी वो उसका नाम मिस्से रंग है। तो मैं आपको ये देखिए, जो टाइटल भी मेरा अपना बना हुआ है। थोड़ी सर तो थोड़ी दीजिए, थोड़ी ना हाँ जी, हाँ मिस्से रंग, ओके हाँ जी मिस्से रंग, तो ये, और उसके बाद इसका टाइटल भी मैंने बना हुआ था। तो किसी ने मुझे पूछा, भाई ये लाइनें जो बना रखी हैं आपकी, बात क्या है ये मुझे तो समझ नहीं आता। तो मैंने बताया कि भाई ये चेहरे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई कैसे है, कोई हैरान है, कोई ऐसे। तो दूसरी थी पंजाबी च भाल बोलते हैं, भाल तलाश जिन्हों कहते हैं। पाल। तो इसका भी हाँ, इसका भी टाइटल मैंने खुद ही बनाया था। देखिए, जो बहुत बहुत कमाल की किताब है। बहुत अच्छे बनाए, ते टाइटल्स बहुत अच्छे बनाए आपने, आर्टिस्टिक हाँ है। हाँ, तो इसमें वो पक्षी हैं, वो अपने आईने की तलाश कर रहे हैं। और उसके आगे थी शबनम के मोती। ओके, ये देखिए, हाँ, ये है शबनम तीनों के पंजाबी में, मोती, तीनों पंजाबी में। तीनों पंजाबी में। तो वैसे मैं ये नहीं कि उर्दू में भी लिखता हूँ। ठीक है। उर्दू जुबान भी मैंने इनमें से सर आपकी कोई फेवरेट गजल हो जो आपको बहुत पसंद हो, तो वो आप हमारे हमारे दर्शकों को सुनाए प्लीज। अ, मैं खैर बहुत पसंद, तो मैंने आपको बताया, तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं, पर फिर भी मैं एक सुनाता हूँ। देखिए, मेरी जो अम, अपनी जो इच्छा होती है, तो मैं गाकर आमतौर से तरन्नुम में बगान गाता हूँ। जरूर जरूर तो सर, अब स्वागत सुनाता स्वागत, बहुत जरूर। हूँ।
ये भी मसला अजीब लगदा है, वाह, ये भी मसला अजीब लगदा है, गैर जोशी हबीब लगदा है, ये भी मसला अजीब लगदा है। शेर देखा यार, बस उसदा दुआ फकीरा दी, वसल उसदा दुआ फकीरा दी, हिजर उसदा सलीब लगदा है, वाह, हिजर उसदा सलीब लगदा है। ऐसे देखना ही जरा थोड़ा गौर करना। जो है मेरी पसंद ओही उसदी, जो है मेरी पसंद ओही उसदी, दोस्त बरगार कीब लगदा है, बहुत खूब। ये जो मसला अजीब लगदा है। आशीष ਤੁਹਾਡੇ ਆ मैडम। मेरे घर बिच बहुत उजाला है, मेरे घर बिच बहुत उजाला है, कोई सूरज करीब लगदा है, बहुत खूब। कोई शुक्रिया मैडम, कोई सूरज करीब लगदा है, अपनी गैरत ते नाज है उसनू, अपनी गैरत ते नाज है उसनू, कोई सच्चा अदीब लगदा है, कोई सच्चा अदीब लगदा है। तो मकता है जिसदा अपनी मंजिल है पा गया रेशम, अपनी मंजिल है पा गया रेशम, बाखुदा खुश नसीब लगदा है, ये जो मसला अजीब लगदा है। थैंक यू मैडम, काफी है मेरे। रेशम बाखुदा खुद खुश नसीब लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे अल्फाज। सर हाँ, शुक्रिया। इस चीज च ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਜੀ, ਜੀ। ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਰੰਨੁਮ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਮੈਡਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ रफी जी, किशोर जी ਤੇ तलत महमूद या जितने भी वो उस समय हुए हैं, वो गायक हुए हैं, लता मंगेशकर जी, जो जितने भी गायक हुए हैं, हाँ जी, उस समय जो लिरिक्स थी वो गजल पे आधारित हुआ करती थी। अब जब मैं तख्तीक करता हूँ, तख्तीक करना जब इनका चीर फाड़ करता हूँ, मैं जो देखता हूँ, तो वो गाने गजल के आधार पर लिखे हुए होते थे, उनका बेस गजल हुआ करता था, इसलिए वो आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने उस समय थे। बिल्कुल सही बात। तो ये जब गजल है ना, इसकी बहरें होती है, बहरे द रुकन, एक जैसे हम ईंटें रखते हैं ना, एक ईंट के ऊपर दूसरी, दूसरी को तीसरी, तीसरी, एक रिदम पैदा करते हैं। तो ऐसे ही ये जो गजल होती है इसके रुकन होते हैं, जैसे मुफाइलन, मुतफाइलिन और फाइला,
मफऊल, ऐसे इसके कुछ रुकन होते हैं। जो एक रुकन, जैसे एक शेर में 8 बार, एक शेर में एक मिसरे में 4 बार आता है, कह लो 8 बार आता है, जैसे भी है, एक मिसरे में जितनी बार ऊपर आती है ईंटें उतनी बार नीचे आनी चाहिए, तो वो खूबसूरती पैदा हो जाती है। जहां पे आवाज छोटी है, कहीं पर दीर्घ है, कहीं पर वैसे ही चलनी चाहिए शेर के अंदर, जो पहले मिसरे में है और दूसरे में भी ऐसे कहा, हर शेर में ऐसे होना चाहिए, तो वो रुकन पूरे होने चाहिए। इससे खूबसूरती बढ़ती है, गायकी में अच्छा लगता है। आप जो पहली गजल में बोल रहा था, उसमें एक शेर है, उसमें एक सक्का पड़ता है। सक्का तो मतलब है कि रुकावट पड़ रही है कि उल्फत थी ना, मैं हकीकत है कोई फसाना नहीं, मोहब्बत नहीं था जमाना नहीं, इदा मकता तू उल्फत भी सौदेबाजी करे, है रेशम में कोई करे आना नहीं। ये बोला, इसमें एक मात्रा बढ़ती, तो मैं उसके कारण मैं ऐसे बोला नहीं। तो मुझे पता था, इसलिए कि मैं, अगर कोई गजल का माहर सुनेगा तो वो जरूर कहेगा कि भाई इसने देखा नहीं, ये तो सख्त पड़ रहा है, इसमें रुकन इसका ठीक नहीं है। तो ऐसा है, इसमें रुकन होते हैं, खास मखसूस होते हैं। जैसे मैंने बोला, मुफाइलन होता है, फाइलातुन होता है, फिर मुतफाइलन होता है, ऐसे मतलब रुकन होते हैं। उन रुकन के, उन ईंटों के आधार पर हमें लिखना पड़ता है। ये तो थोड़ी लंबी बात है। अब कैसे है ना, कभी ऐसा मौका मिले कि गजल पे कुछ मैं कहूँ कि कैसे लिखी जाती है या इसके कैसे गन बनाए जाते हैं, तो ये लंबा एक कोई 2-3 घंटे का समय चाहिए, तो फिर उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। सर ये हम एक अलग ही अपना टॉपिक ले लेंगे, गजल को कैसे लिखना है, कैसे गाना है। क्या आप इसके जरूर सजेस्ट करती है किसी किताब में, अगर ये गाइडेंस मिले, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी में समझ आएगा नहीं ये, जैसे आप बता रहे थे कि लहर को देखना पड़ता है, उनके अल्फाजों को देखना पड़ता है, तो इसके लिए गाइडेंस के लिए आप सजेस्ट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप कोई बुक सजेस्ट करते हैं इसके लिए? हाँ, मैं कर सकता हूँ। दीपक साहब की किताब है कि देखिए, बहुत सी किताबें हैं, जैसे ठाकर भारती जी की मेरी गजल है, ऐसे ही डॉक्टर एस तरसेम की है गजल के बारे में एक किताब, ऐसे ही दीपक साहब से चानन गोविंदपुरी की एक किताब है। तो कुछ किताबें हैं जिनमें, वैसे जी मैं आपको एक बात कहूँ कि किताबों से ज्यादा नहीं आता है। जब तक उस्ताद के सामने ना हो ना, जब तक उस्ताद ना हो, तो बातें नहीं समझते। क्या वो बोलते हैं फाइल में क्या हो, ये फाइला तुम क्या है, ये फाइला के मफूल क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। किताबों में वो जो लोग पढ़ते हैं, कई बार मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं ये क्या है, ये हमें तो समझ नहीं आता। तो फिर बताना पड़ता है कि कैसे ये 3 अक्षर की टुकड़ी है, 2 अक्षर की टुकड़ी है, ये 4 की है, इनमें से कैसे बोला जाएगा। जैसे तख्त बोलते हैं तो ख्वाब खामोश हो जाता है तख्त, तो ऐसे ऐसी फा जिस तरह आवाजें आती है ना, जैसे जैसे आवाज आती है, तो उसके मुताबिक होती है। गजल लिखने के लिए जो जरूरी है, इन जो जे अक्षरों की टुकड़ियों का ज्ञान होना, और फिर बहर का पता होना, कैसे उनको एडजस्ट करना है, और उसमें फिर शब्दावली इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जो हमारे एक मेरे उस्ताद थे, वो मंगल सिंह घोष जी, बहुत अच्छे कवि थे वो, बड़े खूबसूरत लिखते थे। उनका शेर मुझे एक याद आ रहा है, क्या क्या सोना है साथ दोहांदा, क्या सोना है साथ दोहांदा, जान भी चली वो भी चले। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ बिल्कुल इल्म दिया करते कि भाई ऐसे लिखो, ऐसे। तो जैसे किताबों में उनका किताबें रख दो, इनको छोड़ दो, हमारा उनसे हमने समझा। और जो आगे हमारे साथ जो दोस्त हैं, मित्र जो जानना चाहते हैं, तो वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया गजल कहते हैं, कमाल की। तो ये उस्ताद के साथ बैठकर जो गाइडेंस, सही बात है।
जानना चाहते थे कि गजल को सीखने के लिए उस्ताद से जल्दी सीखा जाएगा कि हम किताब से पढ़ के सीखें, उसमें कट टाइम कर, ज्यादा लगेगा, है ना? ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो क्या सर आप ये ऑनलाइन भी टीच कर सकते हैं गजल को लिखना? अ, देखिए जी, अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो जरूर करेंगे, मगर ये नेट के बारे में पहले सोचा जाना चाहिए जी, कट जाता है ये तो सही है। उससे थोड़ा दिक्कत आएगी, और तो कोई बात नहीं है, सीखा तो जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये चल सकता है। मगर जे एयरटेल वालों को या औरों को कहना पड़ेगा भाई अपना नेट ठीक करो। सही बात है। तो तभी सर बात आपका बनेगी ना। पसंद शायर कौन है? आप जिस भी कहना चाहूंगी जो आप वहाँ अपने एक प्रोग्राम कर रहे हैं, रोशन जो आपका है ना वो कला मंच, केंद्र, जी जी कला जी। रोशन कला केंद्र के ऊपर जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से कहें सबको कि वो ज्वाइन करें। मैंने सुना कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। आज मुझे कनाडा से फोन आ रहा था, हाँ हाँ, तुरंत से बहुत अच्छा। मुझे इनवाइट किया उन्होंने हाँ कि जी आप जी आना। जी सर, आप रोशन कला केंद्र के बारे में भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्योंकि वो प्रोग्राम के बारे में। हाँ, उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा मखसूस से शब्दों में हम थोड़ा जिक्र करूंगा मैं। हम्म, वो कमलजीत कंवर एक लड़का है जो गुरदयाल रोशन जी का शागिर्द है। वो गजल उनसे उन्होंने सीखी है, उनका शागिर्द है वो। लेकिन वो बहुत बेहतरीन और बहुत सेंसिटिव किस्म का इंसान है। उन्हें अपने उस्ताद की जो कह लो कि इज्जत अफजाई के लिए उनका नाम, वैसे तो वैसे ही रोशन है, वो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े राइटर हैं वो। तो मेरे बड़े दोस्त हैं, हम बहुत मैं मिलते मिली हूँ जुलते सर, हैं। मैं भी मिली हूँ उनसे, हाँ, बठंडा तो में वो, मैं मिली हूँ उनसे। हाँ तो वो उनकी उनकी तो ये बड़ा फख्र की बात है कि किसी शायर के जीते जी कोई उसका शागिर्द उनकी याद में इतनी बड़ी यादगार बना दे। तो उन्होंने एक बहुत जमीन के, काफी बड़े जमीन के टुकड़े पे छोटी छोटी हट्स क्रिएट की हैं, जो वहाँ कोई भी जा सकता है, जो आर्ट्स के संबंधित हो, जो साहित्य से संबंधित हो, किसी भी कला से संबंधित, चाहे संगीत से संबंधित हो। हम्म, और वैसे भी किसी को घूमने का शौक हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, बहुत नेचुरल, वो सीनरी इतनी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, जिसका हिसाब कोई नहीं। बड़ी मजेदार जगह है वो, घूमने के लिए भी अच्छी है, तो साहित्य और आर्ट के लिए तो अच्छी है ही। तो उस इंसान की मैं समझूंगा कि ये बहुत कुर्बानी है कि उन्होंने इतनी बड़ी जगह पे, काफी काफी जगह है वो, उस पे हट्स बनाई है, और पानी उपलब्ध का वहां को रास्ता तैयार किया वहां जाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। यानी जो वैसे मैं चाहूंगा कि उसे देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, बयान करने से इतना बहुत खूबसूरती से मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है जी एक बहुत राइटर बहुत के लिए, कि उनके होते हुए उसका ये बहुत शागिर्द बड़ी उनके लिए इतना डेडिकेशन बड़ा है, काम करे। बहुत बड़ी डेडिकेशन है बहुत सर, बड़ी बहुत बड़ी डेडिकेशन है। वो तो रात सर भर अगर, वहां रहता है। ओके, तो सर हम्म। अगर वहां कोई लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहां स्टे करने का बंदोबस्त है उनके पास? हाँ हाँ, है, वो है ना आर्ट्स, वो तो वहाँ स्टे कर सकते हैं। ओके, और खाना वाना सारा बहुत अच्छी अरेंज बनी करते है। हैं वो? मिल जाता है खाना वाना अगर जैसे हम वैसे ही घूमने हाँ, निकले खाना हैं? वो उनके उनके अपने आदमी छोड़े हुए हैं वहाँ, उनको उपलब्ध ओके, करा देते हैं खाना। वेरी नाइस। सर मैं अपने ग्रुप्स में सब में शेयर करूंगी उस प्रोग्राम के बारे में जो 4 से 5 को हो रहा है। तो जरूर जरूर। आप भी अगर सबको श्रोताओं को इनवाइट करें तो मेरा ख्याल है बहुत लोग घूम घूम आके वहां पहुंचेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो करूंगा ही। मैं तो करूंगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रंग एफएम की, आपकी और श्रोताओं की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें सुना। और मैं हमारी जरूर कहूंगी कि इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें रंग एफएम को। और रोशन जो कला केंद्र है उनके प्रोग्राम को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
रंग 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 FM रंग FM चुप नू भी हुण बोल मिले ने सत्ते बूहे खोल मिले ने हर चानण दा जाया ओ जिंदगी संग बोलूगा हुण रंग बोलूगा बोलूगा रंग बोलूगा हुण रंग बोलूगा ओ रंग बोलूगा रंग FM चुप नू हुण बोल मिले ने सारे बूहे खोल मिले ने चुप नू हुण बोल मिले ने सारे बूहे खोल मिले ने हर चानण दा जाया जिंदगी संग बोलूगा हुण रंग बोलूगा हुण रंग बोलूगा हुण रंग बोलूगा तुसी सुन रहे हो रंग रेडियो